Hello and welcome back. Now, in this topic, in this video, I'm going to discuss about therapeutic modulations of pain control. तो अभी हमारा बस इतना सा रह गया है और चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म. तो आज इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी तो हमारा ओरल फेशियल पेन चैप्टर जो ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है वो ख़त्म हो जाएगा. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. बट हाँ, क्योंकि ये चैप्टर है और क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसे एक रीड तो दें. I think so about this. Okay, so let's start to this without any further delay. And if you're new on my channel, then I would like to tell you about that we are discussing about oral facial pain, and today is the last video for the oral facial pain. And if you want to revise recent topics that are covered, then you can go to my then you can go on my channel and see the previous videos. Okay, so without any delay, let's start to this therapeutic modulations of pain control. So ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे. आई थिंक छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, बट ओके, ठीक है. तो इसमें हमें सारा बताया हुआ है, एक ब्रीफ दिया हुआ है कि भी कैसे हम थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ ऑफ पेन कंट्रोल, इसके बारे में हमें इसमें बताया हुआ है. तो देखते हैं हम कैसे मैनेज करेंगे पेन को. तो उसके बारे में बताया हुआ है. पहली चीज़ क्या है, हम पहले एक साइड का पढ़ लेते हैं. ओके, तो टू अरेस्ट प्राइमरी पेन इनपुट, पहला पॉइंट. टू ओके टू अरेस्ट प्राइमरी पेन इनपुट, अगर हमें पेन को मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे. सबसे पहले टू अरेस्ट प्राइमरी पेन इनपुट. ओके, मतलब जो भी जहाँ से भी पेन आ रहा है उस चीज़ को रोकना. इंटरप्शन एंड पेन साइकिल, या फिर हम उसकी जो पेन साइकिल है उसमें इंटरप्शन कर सकते हैं. या फिर ट्रिगर पॉइंट थेरेपी दे सकते हैं. या फिर सिंपैथेटिक ब्लॉकेज कर सकते हैं. या फिर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कर सकते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, ये सब लोकल एनेस्थीसिया के अंदर आती हैं. ये जो सारी चीज़ें हैं, तो हमारे जो एलएज होते हैं वो यही काम करते हैं, अरेस्ट करते हैं हमारा प्राइमरी पेन इनपुट, या फिर इंटरप्शन करते हैं उसकी साइकिल में. ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, मतलब जो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं अगर जब उनको टच करते हैं तो पेन होता है, तो उनको ताकि पेन ना हो तो उसकी जो थेरेपी होती है ट्रिगर पॉइंट थेरेपी. सिंपैथेटिक ब्लॉकेज, मतलब जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें इस तरह से उसको ब्लॉक करना कि ताकि पेन फर्दर ना हो. और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर. सो दीज आर ऑल अंडर एलीज. आगे अगर हम चलें तो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलेशन आता है. सेंसरी स्टिमुलेशन में हमें बताया हुआ है ट्रांसकुटेनियस स्टिमुलेशन, या फिर प्रीकुटेनियस स्टिमुलेशन, या फिर कुटेनियस स्टिमुलेशन. तो जो हमारा सेंसरी स्टिमुलेशन होता है वो ये सब करता है. ठीक है, ओके. तो ट्रांसकुटेनियस, प्रीकुटेनियस एंड कुटेनियस. ओके, सो आगे हमारा मेडिसिनल थेरेपी है. उसका क्या मतलब है, जैसे कि एनाल्जेसिक बाम. ओके, मेडिसिनल थेरेपी मतलब हम क्या मेडिसिन दे करके ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. जैसे कि आप एनाल्जेसिक्स का बाम टाइप कुछ, एनाल्जेसिक बाम, या फिर कोई एंटी कन्वल्सिव ड्रग दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे सकते हैं, या फिर आप कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट दे सकते हैं, न्यूरोलाइटिक एजेंट, डाइटरी सप्लीमेंट्स, एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल, ट्रांसक्लाइजर्स, एंटीहिस्टामीन्स और नॉन इपॉन्फ्राइन ब्लॉकर्स. तो ये सारी चीज़ें हमारी मेडिसिनल थेरेपी में आती हैं. हम इतनी सारी चीज़ें दे सकते हैं पेन को रोकने के लिए. नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी में ट्रिगर पॉइंट थेरेपी आती है, डीप हीट थेरेपी आती है, और एक्सरसाइज. ये चीज़ क्या होता है कि आपसे एज अ होल क्वेश्चन नहीं पूछ रहेगा मैनेजमेंट ऑफ पेन में, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है. फिर एक जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि भी अगर आप एल देते हैं तो वो क्या क्या कर सकता है. सेंसरी स्टिमुलेशन में किस टाइप की स्टिमुलेशन होती है, मेडिसिनल थेरेपी में क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं पेन को रोकने के लिए, फिजियोथेरेपी में क्या क्या देते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि फिजियोथेरेपी में हम ट्रिगर पॉइंट थेरेपी भी नाम की कोई चीज़ होती है, डीप हीट थेरेपी भी होती है. जितने भी फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है. फिर आगे अगर हम चलें तो एनाल्जेसिक्स की अगर बात करें तो एनाल्जेसिक्स में हमारे पास एडजुवेंट, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आता है. तो एक आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉज रिलेटेड थेरेपी.
मतलब जिस चीज़ से पेन हो रहा है उसको रोका जाए अगर, तो बेटर रहेगा। दैट इज़ कॉज रिलेटेड थेरेपी। कॉज रिलेटेड थेरेपी में आता है मेरे पास सोमैटिक एफरेंट पेन और न्यूरोजेनस पेन। जिस टाइप का भी पेन है आप उसको रोक सकते हैं, तो दैट इज़ द कॉज रिलेटेड थेरेपी। उसकी थेरेपी करना, उसको रोकना। फिर आता है हमारे पास रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में जैसे कि बायोफीडबैक या फिर ऑटोसिडेशन या फिर ओक्लूजल डिसएंगेजमेंट्स। तो ये सारा हमारा मतलब अगर किसी को एक रिलैक्सेशन टाइप देनी है तो हम उसमें ये सब करते हैं। काउंसलिंग कर सकते हैं हम तीसरे पार्ट में। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कॉन्टिजेनेसी एंड MTM साइकोथेरेपी या फिर हिप्नोथेरेपी या फिर इवैल्यूएशन ऑफ काउंसिल या फिर कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। ये हमारा मतलब यूज़ में नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये सब काउंसलिंग में होता है। एंड अनदर वन इज़ न्यूरोथेरेपी सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मैनेजमेंट ऑफ पेन में है। लास्ट में एक छोटा सा रह गया, स्प्रे एंड सोच मेथड, स्टीमिक कंप्रेशन, अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारी मैनेजमेंट ऑफ पेन में आती हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट होगा, आगे इनको एक्सप्लेन करा होगा कि एनाल्जेसिक्स क्या है। सबसे पहले नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स एस्पिरिन्स, एसिटामिनोफेन, नसेज। दिस ड्रग इनहिबिट द जनरेशन ऑफ पेन। ये पेन की जनरेशन को ही रोक देता है बाय ब्लॉकेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन ई। तो इनकी सिंथेसिस ही नहीं होने देते ये वाया साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी आती है फार्मा में। जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर हैं, डेंटल स्टूडेंट्स, नॉट डेंटल स्टूडेंट्स, मतलब सेकेंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको पता होता है कि एनाल्जेसिक्स मतलब कैसे क्या होता है। तो एनाल्जेसिक्स का पूरा मतलब ड्रग्स होती है, क्लासिफिकेशन होती है, साथ में उनका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये उसमें आता है कि भी ये ब्लॉक कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ई की सिंथेसिस को। और कैसे करते हैं, COA नाम का एक पाथवे होता है साइक्लोऑक्सिनेज, उस पाथवे के कारण ये आर्किडोनिक एसिड बना करके उसको रोक देता है। तो उसमें एस्पिरिन, आपको नाम याद रख लीजिए, एस्पिरिन, नसेड्स और एसिटामिनोफेन। तो ये हमारे नॉन नार्कोटिक हैं। आगे इनके सारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। ओके, तो इसमें नॉन नार्कोटिक को ही आगे एक्सप्लेन कर रखा है, इनका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है कि भी कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को ये रोकता है। बस इसमें एक छोटी सी बात जो पता होनी चाहिए वो क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इज़ यूजफुल टू मेंटेन अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, तो अब अगर हम नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स लेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रोकेंगे। इसलिए जो लोग नसेड ज़्यादा लेते हैं उनको गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम रहती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट। ठीक है, फिर आगे जा कर के उन्होंने माइल्ड पेन के बारे में और मॉडरेट और सीवियर के लिए डोजेस और ड्रग्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 650 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन या फिर 200 मिलीग्राम आइबुप्रोफेन for every 4 hours is indicated for a mild pain. Aspirin has got numerous side effects. बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज ब्लीडिंग। ये चीज़ है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी थोड़ा बहुत होता है, बट एस्पिरिन की एक सबसे बड़ी जो एक डिसएडवांटेज होती है, जो हमें पता होनी चाहिए एज अ डेंटिस्ट, कि ये ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ कर देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम हर जगह एस्पिरिन नहीं दे सकते, हमें पेशेंट को देख के देना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री चेक करके कि उसको कोई ऐसी ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, एस्पिरिन बाइट्स इरिवर्सिबली टू प्लेटलेट cyclooxygenase pathway. This prevents platelet production of prostaglandins and thromboxane, substances that are essential for platelet aggregation, thus increasing the bleeding time. तो ये हमारा bleeding time बढ़ा देता है, ये main चीज़ है। For patients who use the aspirin like drugs in contraindications, oral administration of 600 to 1000 milligram acetaminophen can be used. जिन पेशेंट्स में एस्पिरिन आप नहीं दे सकते, जैसे कि ब्लड डिजीज़, मतलब ऐसे पेशेंट जो कार्डिक प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, उनमें हम एसिटामिनोफेन देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, बिकॉज उसमें छोटी छोटी 1-2 लाइनें मिल जाती हैं। जैसे कि हम माइल्ड पेन में एस्पिरिन देते हैं काफ़ी लोगों को, बट एस्पिरिन ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ कर देती है, इसलिए तो एसिटामिनोफेन दे सकते। फिर आता है मॉडरेट पेन के बारे में। इन केस ऑफ मॉडरेट पेन 400 to 600 milligram ibuprofen can be used. If there is a failure to obtain adequate relief, additional 60 to 90 mg of codeine will be increase the opioid effect.
In aspirin intolerant patients, 600 to 1000 milligram acetaminophen combined with 60 milligram codeine और 5 milligram oxycodone is generally used. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी को मॉडरेट पेन हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में माइल्ड पेन में भी इसने लिखा कि 200 मिलीग्राम आइबुप्रोफेन दो. ठीक है, हम कई बार ये चीज़ यूज़ करते हैं, हम कई बार सुना होगा कि हम ब्रूफेन देते हैं लोगों को, तो दैट ब्रूफेन इज सेम थिंग पेन को कंट्रोल करने के लिए. तो हम अगर किसी को माइल्ड पेन हो रहा है तो हम क्या दे देते थे पहले, 650 मिलीग्राम एस्प्रिन दे देते हैं या फिर 200 मिलीग्राम आइबुप्रोफेन दे देते थे. एस्प्रिन हर आदमी में नहीं दे सकते, इसलिए हम नॉर्मली लोगों को आइबुप्रोफेन दे देते हैं. इसलिए आपने ब्रूफेन का नाम ज़्यादा सुना है, एस्प्रिन का थोड़ा कम. आपने मॉडरेट पेन में इन्होंने क्या लिखा कि आप बढ़ा दो, 200 की बजाय 400 600 आइबुप्रोफेन दे दो. ठीक है, लेकिन इफ देयर इज फेलियर टू ऑब्टेन एडिक्वेट रिलीफ, ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि एडिशनल में 60 टू 90 मिलीग्राम, एडिशनल में 60 टू 90 मिलीग्राम जो है वो दे देते हैं. ओके, दिस इज अ प्लस साइन फॉर डिनोटिंग एडिशनल. एडिशनली हम 60 टू 90 मिलीग्राम कोडीन दे देते हैं विच विल इंक्रीज ओपियोइड इफेक्ट. लेकिन जो एस्पिरिन इंटॉलरेंट पेशेंट्स हैं उनमें एसिटामिनोफेन देते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए. हमें अभी तक क्या पता चला, माइल्ड पेन अगर है एस्पिरिन आइबुप्रोफेन, लेकिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेशेंट तो एसिटामिनोफेन. इस तरह से मॉडरेट में हम क्या करते हैं, एस्पिरिन आइबुप्रोफेन देते हैं लेकिन एडिशनली हम कोडीन दे देते हैं. ठीक है, मतलब आइबुप्रोफेन आप बढ़ा के दे दो, लेकिन इफ देयर इज़ अ फेलियर टू ऑब्टेन एडिक्वेट रिलीफ, अब भी नहीं रिलीव हो रहा तो एडिशनल कोडीन देता है. लेकिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो एसिटामिनोफेन में कोडीन मिला के देता है. सीवियर में क्या होता है, द ऑनसेट ऑफ द सीवियर पेन कैन बी सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एलेज सच एज बुपिवेकेन और एटिडोकेन इन कॉम्बिनेशन विद नसेड्स. नसेड्स के साथ हम एलेज मिला देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें नसेड्स के साथ हम एल मिला देते हैं. अगर सीवियर पेन है तो नसेड और एल का कॉम्बिनेशन देते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है नार्कोटिक पेन, narcotic analgesics. Narcotic analgesics, they contain morphine like agonist, partial agonist and mixed agonist antagonist. These drugs act as act on CNS receptors to induce peripheral analgesic effect, and they depress the nociceptive neurons while stimulating non-nociceptive neurons. It is used in managing severe acute pain. तो हम कब यूज़ करते हैं इनको, जब हमें सीवियर एक्यूट पेन को मैनेज करना हो तब हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं और ये सीएनएस रिसेप्टर्स पे काम करते हैं. देन वी हैव एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स, फॉर एग्जांपल बुप्रीनॉर्फिन या फिर बिटोर फेनॉल. तो ये सारे मॉडरेट टू सीवियर पेन को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं. ज़्यादातर हम नॉन नार्कोटिक ही यूज़ करते हैं. फिर आती हैं एडजुवेंट ड्रग्स. एडजुवेंट ड्रग्स में काफ़ी सारी ड्रग्स हैं. सेवरल फार्माकोलॉजिक एजेंट्स आर यूजफुल फॉर पैलिएटिव एंड कॉज रिलेटेड थेरेपी, जैसे कि एनाल्जेसिक बाम्स, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स. ओके, तो एनाल्जेसिक बाम्स अगर हम देखें तो दे गिव सूदिंग पैलिएटिव रिलीफ. वन सेकेंड. ओके, so they give soothing palliative relief from inflammatory pain of both superficial and deep somatic category when applied topically on exposed or ulcerated area. तो हम टॉपिकली इनको लगाते हैं बाम्स को, और ये हमारा सुपरफिशियल और डीप पेन को, कैटेगरी वाले पेन को हेल्प करता है, मतलब रिलीफ प्रोवाइड करता है. एलोवेरा जूस इज एन एंशियंट वैरायटी यूज्ड फॉर द सुपरफिशियली जनरेटेड पेन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको एज अ जनरल नॉलेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए कि जो एलोवेरा जूस होता था हम इसको सुपरफिशियल जनरेटेड पेन के लिए यूज़ करते थे. बाल्सम ऑफ पेरू एंड यूजिनोल आर वेल नोन बाम्स. ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं
एंशियंटली बहुत पॉपुलर हैं। दे आर अप्लाइड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक ऑइंटमेंट्स, लिक्विड्स एंड एडहेसिव ड्रेसिंग्स। ठीक है, तो ये एनाल्जेसिक बाम्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जूस यूज़ कर सकते हैं, बैल्सम और यूजोनॉल। फिर आते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स, जैसे कि फेनिटोइन हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ सप्रेसिंग द पेन ऑफ पैराक्सिमल न्यूरल्जिया इन अबाउट 20% ऑफ केसेस। तो फेनिटोइन एंटी कन्वल्सेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। कार्बामेज़ेपिन कैन बी यूज्ड इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इफेक्टिव इन 70% केसेस। कार्बामेज़ेपिन ऑलमोस्ट हर न्यूरल्जिया में आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये एंटी कन्वल्सेंट के दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि फेनिटोइन इतना क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसकी एक ना गम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। गम की